हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखित बुक में हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 15, जो कि हमें बताता है इंटर स्टेट रिलेशन यानी अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में। बात करते हैं आगे। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के असंत संबंधों पर भी निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंधों में भी निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। पहला पॉइंट, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। दूसरा, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता। तीसरा, सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं का पारस्परिक मान्यता। चौथा, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की गठन किया गया है। पहला, अंतर्राज्यीय जल विवाद। संविधान का अनुच्छेद 262 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। इसमें दो प्रावधान हैं। पहला, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। दूसरा, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। इस प्रावधान के अधीन संसद ने 2 कानून बनाए हैं तथा नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने की हेतु की जाती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार की अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। कोई जल विवाद जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, उच्चतम न्यायालय तथा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार है। तालिका नंबर 15.1 अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद एवं न्यायाधिकरण। पहला क्रम नाम, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 स्थापना वर्ष, संबंधित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 196 स्थापना वर्ष, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 ईयर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986 पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 1990 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी। 6th द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2004 महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। यदि जल विवादों से विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों के मध्य जल विवाद की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में यह अनुभव किया गया है कि जब जल विवादों में निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे के संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है। अब तक 2016 के केंद्र सरकार के 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है। इन न्यायाधिकरणों के नाम, गठन तथा वर्ष एवं संबंधित राज्यों की सूची को तालिका में दिखाया गया जैसे कि बताया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषदें। अनुच्छेद 263 यानी 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है।
इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय या महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को भी परिभाषित कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 नियमानुसार इसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना। उन विषयों पर जिनमें राज्यों तथा अथवा केंद्र तथा राज्यों के समान हित हो, अवनेषण तथा विचार विमर्श करना। ऐसे विषयों तथा विषय तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन से बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने के लिए कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक हैं। परिषद किसी भी विवाद, चाहे कानूनी अथवा गैर कानूनी, का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसका कार्य सलाहकारी है, न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय। अनुच्छेद 263 के उपरोक्त संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, दूसरा केंद्रीय स्थानीय सरकार तथा शहरी विकास परिषद, तीसरा बिक्री हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद, भारतीय दवा की केंद्रीय परिषद तथा होम्योपैथी का क्षेत्रीय परिषद का गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना केंद्र तथा राज्य संबंधों में संबंधित सरकारीय आयोग 1983 से 87 के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए। इसने संस्तुति की है कि अंतर्राज्यीय परिषद को इसी अनुच्छेद 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाओं से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। आयोग ने संस्तुति की है कि परिषद को अनुच्छेद 263 की उपधारा ख तथा ग में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। इसमें निम्न सदस्य थे: पहला, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चौथा, उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है, पांचवा, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, छठा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित परिषद के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित 5 कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। यह परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय है। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इनके मध्य परीक्षण, विचार विमर्श तथा सलाह में समन्वय को बढ़ावा देना है। विस्तार पूर्वक इसके कार्य के निम्न है: पहला, ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र को साझा हित निहित हो। दूसरा, इन विषय पर नीति अथवा तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। तीसरा, ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के समान हित में हो और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। परिषद की 1 वर्ष से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इसकी बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा प्रश्नों पर निर्णय एक मत से होता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में परिषद के विचारात मामलों पर सतत चर्चा के लिए की गई थी। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: पहला, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, दूसरा 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तीसरा 9 मुख्यमंत्री। परिषद के सहायतार्थ एक सचिवालय होता है जिसे अंतर राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 में यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का
अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः यह संभव है कि राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्यों से अमान्य हो। ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख उपवाक्य है जो इस प्रकार से वर्णित है। पहला, केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं का संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानून निहित है। सार्वजनिक दस्तावेजों में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्ट्रार अथवा किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वाह में बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं। दूसरा, ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियाँ जिस प्रकार के और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती है तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएंगी। इसका अर्थ है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम के प्रमाणों को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्यवाही का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित। तीसरा, भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। इस न्यायिक निर्णय पर बिना किसी नए मुकदमे की आवश्यकता के या नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होता है तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य संविधान भाग 13 के अनुच्छेद 301 और 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है। अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम स्वतंत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना तथा देश में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर ही है। अतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या सब पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 302 से 305 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है। पहला, संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य में दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर के व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इसी उद्देश्य पर हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। तीसरा, किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयोजित उन वस्तुओं पर लगा सकती है जो उससे संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों के द्वारा विभेदीकरण करों के लगाने को निषेध करता है। चौथा पॉइंट, स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधियों के अधीन है। ये विधियाँ जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में एकाधिकार के लिए पूर्व निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका संबंधित सरकार द्वारा किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग अथवा सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल हो अथवा आंशिक रूप से शामिल हो या नहीं हो, जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए तथा संसद के इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे किसी भी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषद है यहाँ पर संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से
उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है तथा इसे प्रतिबंध भी कर सकती है। क्षेत्रीय परिषदें सांवैधानिक निकाय यानी ना कि सार्वधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया। जब ऐसे क्षेत्र बनाए गए तो कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित है देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र तथा संचार के साधन, सांस्कृतिक तथा भाषीय संबंध तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: पहला, केंद्र सरकार का गृह मंत्री। ब, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सा, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री। द, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद से सलाहकार बैठक में बिना मताधिकार के रूप में संबंधित हो सकते हैं। पहला, योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। दूसरा, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तीसरा, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त। केंद्र सरकार को गृह मंत्री के 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रों के बीच सहभागिता और समन्वयता को बढ़ावा देना होता है। ये आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करती हैं। ये केवल चर्चात्मक या परामर्शदात्री निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य विस्तारपूर्वक निम्नलिखित हैं: पहला, भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना। दूसरा, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषवाद के विकास को रोकने से सहायता करना। तीसरा, विभाजन के बाद प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके। चौथा, केंद्र तथा राज्यों के सामाजिक तथा आर्थिक विषयों में पर एक दूसरे को सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभव के आदान प्रदान में सक्षम बनाना। मुख्य विकास योजनाओं में सफल तथा गांवों क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे को सहायता करना। देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक समन्वय सुनिश्चित करना। पूर्वोत्तर परिषद। उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। इसके सदस्य में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित हैं, जो समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। अब मतलब बात करेंगे अब टेबल नंबर 15.2 जो कि क्षेत्रीय परिषदों पर एक नज़र, जिसमें नाम, सदस्य और मुख्यालय। उत्तर क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। न्यायालय मुख्य नई दिल्ली, मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। मुख्यालय इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, मुंबई। मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद सदस्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा पौंडीचेरी। मुख्यालय चेन्नई। अब बात करेंगे टेबल नंबर 15.3 तालिका 15.3 जो कि बताती है अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेद की एक नज़र। अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद नंबर 261 लोक लेखा की पारस्परिक मान्यता आदि यानी लोक लेखा, अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 262 जल संबंधी विवाद यानी अंतर्राज्यीय नदियां अथवा नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच समन्वय, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान।
अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307। अनुच्छेद 301 जो बताता है वो व्यापार वाणिज्य तथा व्यावहारिक लेन देन। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य तथा व्यावहारिक लेन देन पर प्रतिबंध की संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 303 व्यापार एवं वाणिज्य के संबंध में केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य एवं व्यावहारिक लेन देन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 305 पहले से लागू कानूनों तथा राज्यों के एकाधिकारों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग बी में कतिपय राज्यों द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से 304 तक सन्निहित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।